अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह मैं ठीक हूँ, खुशबाश हूँ, इसी तरह आप लोग भी ठीक ठाक हों, खुशबाश हों, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हों। बेशक हम इस तंग हालात से गुज़र रहे हैं, कुछ इकॉनमी जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है और फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहाँ पर कुछ नेगेटिविटी होती है उसमें कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी मौजूद होती है, पॉजिटिविटी भी मौजूद होती है जिसको ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आपको आज खुश करेगी और आज का दिन आपका बड़ा अच्छा गुजरेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किसी अच्छी बात के साथ। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ़ कंट्रोल के बारे में और मैं आज आपको बताऊंगी मतलब जितना मुझे पता है कि होता क्या है और हमारी अमली या फिर ज़ाती ज़िंदगी में इसका फ़ायदा क्या होता है। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इंसान चूँकि एक जज्बाती वजूद है, छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो जाता है और जज्बाती हो जाना, अक्ल का दामन छोड़ देना हमारे लिए बड़ी मामूली सी बात है। और यही वजह है कि हमारे जज्बात और हमारी जो कैफियत है वो लम्हा ब लम्हा बदलती रहती हैं, कांस्टेंट नहीं रहती हैं, एक जैसी नहीं रहती हैं। और यही वजह है कि हमारी सोच या जो हमारा रवैया है, हमारा एटीट्यूड होता है वो भी एक जैसा नहीं रहता, ये भी चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। या फिर आप कोई सिचुएशन में होते हैं तो आप मुख्तलिफ जो है वो रवैया या आपका एटीट्यूड हो जाता है। और इसी बदलते रवैये की वजह से हम बहुत सारी बातों में ना अपनी हुदूद पार कर देते हैं या अपनी ज़ात पर से काबू खो देते हैं और सही फ़ैसला नहीं कर पाते। मगर हम मुआशरे में ख़ुद पर काबू रखे बगैर रह ही नहीं सकते। या यूँ समझ लें कि इसके बगैर ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि वो जीने के काबिल नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ हम मुआशरती हदूद से बाहर कदम रख ही नहीं सकते ताकि हमारे साथ रहने वाले या जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं इस मुआशरे के बाकी लोग हमसे महफूज रह सकें। और अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में सेल्फ़ कंट्रोल होता क्या है, इसको किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। बहुत से लोग इसको कहते हैं कि शायद ख़ुद को किसी पिंजरे में बंद कर देना, किसी बॉक्स में बंद कर देना, शायद ये सेल्फ़ कंट्रोल होता है। मुझे लगता है कि ये सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि लोगों के साथ मिलनसार होकर रहना, अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़कर काम करना, मगर उस सिचुएशन में अपनी ज़ुबान, अपनी सोच और अपने एक्शंस पर काबू रखना, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ़ कंट्रोल। कोई बड़ा बात कर रहा है तो उसके सामने अपनी आवाज़ नीची रखना या खामोश रहना, ये भी सेल्फ कंट्रोल में आता है। कोई गुस्से में आपको बेशक गालियां दे रहा है, बुरा भला क्यों नहीं बोल रहा है आपको, आप उसके सामने अपने गुस्से को काबू रखें, ये होता है सेल्फ कंट्रोल। ये कोई आपको बुराई की तरफ राग़िब कर रहा है, बुराई की तरफ बुला रहा है, 100 तरह के तरीक़ों से आपको आपके रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा हो और आप अपने मकसद पर ध्यान दें या सीधे रास्ते पर चले, फोकस्ड रहे, ये होता है सेल्फ कंट्रोल। और ये दरअसल आपका ज़र्फ़ होता है और यही आपकी ज़ात का हकीकी हुस्न भी है, क्योंकि इससे ज़ाहिर होता है कि आपका शऊर कितना मजबूत है, आप में ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का पहलू कितना ज़्यादा है, आप कितने ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं। इसको हम सब्र व इस्तिक़ामत के मायने में भी समझ सकते हैं कि आपके सामने जिस तरह अगर रमज़ान की बात कर ली जाए, रमज़ान भी आने वाला है, कि हमारे सामने खाना पड़ा हुआ होता है और आपको ये हुक्म हो कि जब तक आपको इजाज़त ना दी जाए आपने खाना खाना शुरू नहीं करना है और आपको भूख लगने के बावजूद भी अपने आप पर काबू रखना है। रमज़ान में यही होता है ना, हम अल्लाह के लिए अपने आप पर काबू रखते हैं, अपने नफ्स पर काबू रखते हैं, अपने भूख पर काबू रखते हैं। इसको सेल्फ़ कंट्रोल कहते हैं, जो हम अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं। और बाकी चीज़ें भी तो हमने उसी के लिए करनी है ना, क्योंकि हमने मुँह तो एट द एंड क़यामत के दिन उसी को दिखाना है। और हमारे जितने अच्छे अमाल होंगे हम उतने ही उन सफ़ों में खड़े होंगे जहाँ पर अल्लाह पाक के महबूब तरीन बंदे खड़े होंगे। तो इस खूबी की हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ये उस मुश्किल ज़िंदगी में कामयाब बनाती है। बहुत सारे लोग बेसब्रे होते हैं,
जो अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी अपने ट्रैक से हट जाते हैं। कोई आके यहाँ से कोई मशवरा देता है तो उस साइड पे चले जाते हैं, कोई वहाँ से आके मशवरा देता है तो वो उस साइड पे चले जाते हैं, किसी एक गोल पर कायम नहीं रह पाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में मुझे ये लगता है कि कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़िंदगी में अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हैं या कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। वो एक पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्हें लाया गली उदे नाल चली, ये वो वाला हिसाब होता है कि जिसने आपको हाथ पकड़ के यहाँ पर खींचा आप उस साइड पे चले जाते हैं, इधर से एक मशवरा आया आप उसके साथ चल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपने खुद का देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है। और जो जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता ना, मुझे ये लगता है जो इधर उधर डगमगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, कभी इसके पीछे, कभी इस दौड़ में शामिल होगे, कभी उस दौड़ में शामिल होगे, वो अपनी ज़ात के साथ तो कह लें कि बुरा कर ही रहे होते हैं, नुकसान कर ही रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो उनसे मुंसलिक लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनसे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। इम्पल्सिवनेस की वजह से उनकी ये इस इम्पल्सिवनेस होती है ऐसे कि ये तेज़ी इस बात का सबूत देती है कि वो देर तक किसी चीज़ पर कायम नहीं रह सकते हैं। तो याद रखें कि ऐसे लोगों को शायद ये बहुत बड़ी बात हो जाए, लेकिन वाकई ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को ज़माना मरने के बाद तो क्या जीते जी भी अहमियत नहीं देता है, जो अपने पैरों पर खुद खड़े नहीं होते हैं। अहमियत उन्हीं को मिलती है जो अपनी ज़ात में एक मुकम्मल सलीका रखते हैं, मुकम्मल नफासत रखते हैं। और वो हर शख्स को तब तक नहीं आ सकता है जब तक अपनी ज़ात पर हमें काबू रखना नहीं आता है। आप अपनी ज़ात पर, अपने इमोशंस पर, अपने जज्बात पर, अपने एटीट्यूड पर अगर आप कंट्रोल नहीं रख पाएंगे ना, तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर कंट्रोल खो देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने इमोशंस को गैदर करने की कोशिश करें, उनको अलाइन करने की कोशिश करें, उनको प्रायोरिटाइज़ करें कि कौन सा इमोशन मुझे कब दिखाना है, कब नहीं दिखाना, कौन सा इमोशन मेरा इम्पॉर्टेंट है जिसको मुझे ज़्यादा हाईलाइट करना है, कौन सा ऐसा है जो मेरी ज़ात का और मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो उसको मैंने किसी को नहीं दिखाना है। तो ये प्रायोरिटी करना आज के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। तो हम भी अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो एक अच्छी बात थी, अच्छी एडवाइस थी, वो आप तक अच्छे तरीके से मैंने पहुंचाई होगी। जो मैं चाहती थी, जिस तरह प्रोजेक्ट करना चाहती थी, वैसे ही आप तक पहुंची होगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो यूजुअली जिसको ना इग्नोर किया जाता है, घर में बनी होती है तो लोग कहते हैं कि नहीं जी बाहर से कुछ मंगवाया जाए, ये कोई खाने वाली चीज़ है, लेकिन उसकी रंगत पर आपने नहीं जाना, उसकी अफादियत देखनी है। आज हम बात करेंगे ऐसी सब्ज़ी पर जो शायद बहुत से लोगों को पसंद ना हो, और इसका नाम सुनते ही आप भी बहुत से लोगों की तरह नाक सुकेड़ते हो, लेकिन खैर क्या आपको बैंगन खाना पसंद है? नहीं पसंद ना, लेकिन आज आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आप भी बैंगन ज़रूर खाएंगे। बैंगन एक ऐसी चीज़ है जो हर मौसम में हमें नज़र आती है मार्केट्स में, और वैसे भी मुख्तलिफ मौसमों की जो खूबसूरती है वो फल और सब्जियाँ ही होती हैं। वो सेहतमंद, ग़िज़ाइयत से भरपूर और जिस्म को बेहतर बनाने में मदद भी करती हैं। और ये ग़िज़ाएँ कई तरीक़ों से मदद करती हैं, वज़न कम करने से लेकर जिस्म में पानी की सतह को बरकरार रखने तक। ये जो सब्जियां और फल होते हैं, ये हमारे जिस्म की अज़ा को ताकत और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनमें से बैंगन भी एक ऐसी ग़िज़ाइयत से भरपूर अंसर जो आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे लोग ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन इंसानी सेहत के लिए इस कदर मुफीद है कि अगर इन्हें इस्तेमाल किया जाए तो आप इसके फ़वाइद देखकर ख़ुद ही हैरान रह जाएंगे। तो आज हम इसी सब्ज़ी की ग़िज़ाइयत पर बात करेंगे कि इस सब्ज़ी को खाने से क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और ये किन लोगों को नहीं खानी चाहिए, किन लोगों को खानी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, जिस तरह कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता है, मेथरे डाले जाते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, उन पर भी बात करेंगे, उनकी अफादियत भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ पालक के बारे में भी आखिर में हम बात करेंगे, पालक की अफादियत, किनको खानी चाहिए, किनको नहीं खानी चाहिए। तो आज हमने इन तमाम तर चीज़ों पे डिस्कशन करनी है। हमारे साथ इस पर डिस्कशन करने के लिए डॉक्टर शर्मीन यासीन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आपको बैंगन पसंद है? बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, क्या बात है, चटपटे से होते हैं, तो इसके मेथड पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह बना रहे हैं। लेकिन
लेकिन हमारे घर अगर मैं बताऊँ तो आलू बैंगन साथ चावल बनते हैं, या फिर वो जो इसका भरता होता है, बैंगन का भरता, वो बनता हमारे है देसी हाउस होल्ड में। हाँ, हम यही लोग इसी बनता है। तरह इसके से अलावा इसको तो मेरे ख्याल से इसकी कोई तीसरी डिश अभी तक हमने इन्वेंट ही नहीं की है कि वो कुछ हम उस तरह बना पाए। लेकिन अगर हम पड़ोसी मुल्क में देखें, वहां पर बैंगन के वो शॉर्ट वीडियोस आपको पता है सोशल मीडिया पे आ रही होती है, तो वो बड़े मजे के बनाते हैं, खट्टे बैंगन और पता नहीं किस तरह के। हाँ, जो फ्राई वाले बैंगन होते हैं, बेसन वाले, जो रमजान में बनते हैं, वो भी बड़े मजे के होते हैं। खैर, अब थोड़ी सी अफादियत पे बात कर लेते हैं और रेसिपीज भी आपको बताएंगे कि किस तरह आप बैंगन को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मौजूद है बैंगन के अंदर। ओके, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सेलेनन मेलनगैम है। अच्छा। जो कि आपको पता है कि ब्रिटिश और अमेरिकन्स ने ही इसको जो है वो पहले इंट्रोड्यूस करवाए। बेसिकली पहले इसकी एक और टाइप है जो कि वाइट कलर के बैंगन जो होते हैं। अच्छा। वो भी थे, और पाकिस्तान में तो नहीं मिलते हैं। नहीं, पाकिस्तान में ये नहीं मिलते, हमारे यहाँ पे सिर्फ पर्पल, बिल्कुल पर्पल मिलते हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पर्पल वाले जो है वो थोड़े ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं जब उसको हम कुक कर लेते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा कलरफुल सा आपको मिल जाता है। अच्छा, तो हम इसके अंदर बात करते हैं कि इसकी फ़ादियत क्या है। ऑब्वियसली जब हम इसको पका लेते हैं, जो आपने जिस तरह बात की है कि हम बैंगन आलू बनाते हैं, साथ हम राइस के साथ खा रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक तो हमारे सिर्फ एशियंस कंट्रीज़ में जो हम वो ज़्यादातर इस तरह बना के खा रहे होते हैं। हमारे टिपिकली मोस्टली इंडिया पाकिस्तान में जो है वो ये इसी तरह बनता है, इसको खाते हैं। लेकिन इसके और भी बहुत से मेथड्स हैं। पहले इसकी फ़ादियत की बात की जाए तो इसके अंदर विटामिन के आपको बहुत अच्छी मिकदार में मिलता है, जो कि एनीमिया के लिए, एनीमिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। फिर इसके साथ साथ बायोटिन जो B6 है, आपको वो भी बहुत अच्छे आपको मिल जाता है। B12 आपको इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है। मैग्नीशियम और आयरन आपको बहुत अच्छी मिकदार में इसके अंदर जो है वो मिल जाता है। मैग्नीशियम और आयरन और फोलेट और साथ इसके पोटाशियम, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट का काम, हर कोई कहता है ऐसी खुराक लो जो कि एंटीऑक्सीडेंट हो। एंटीऑक्सीडेंट का काम ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स आते हैं, उनको एक तो बाहर निकालता है। जब फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी से निकल जाते हैं तो आपकी जो सेल्स हैं और सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो पॉलिश रहती हैं, जिससे आपको कैंसर नहीं होता, आपको डायबिटीज़ नहीं होती, आपको इन्फ्लेमेशन के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, आपको किडनी डिसऑर्डर्स जो हैं वो आप उससे बचे रह सकते हैं। तो ये इसका ये मतलब है कि एंटीऑक्सीडेंट रिच जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, आपने वो कंज्यूम करना, और ये एंटी रिच वेजिटेबल है। एग्जैक्टली, बैंगन जो है, बिल्कुल। और इसके अंदर जो सबसे अच्छा जो इसका जो है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड जो है वो नियासिन जो है ना, वो इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से एक तो इसका कलर भी जो है वो आपको पता है कि पर्पलिश होता है। इसके पर्पलिश कलर के होने की वजह से भी हम इसको कह सकते हैं कि ये एनीमिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, या ये कैंसर के पेशेंट्स के लिए जो है ये बहुत अच्छा है। गुड। लेकिन इसके बारे में मैं ये भी पढ़ी थी डॉक्टर शर्मीन कि ये दिमाग के लिए बड़ा अच्छा है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। बिल्कुल। ये जो नेसोनिन जिसका मैंने आपकी बात की, एंटीऑक्सीडेंट, इसके अब फवाइद में आपको बताती हूँ आगे कि जिन फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर आपको मिलते हैं वो आपको किस तरह से जो है वो बेनिफिट दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जिस तरह आपने बात की कि ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्रेन हेल्थ के लिए इस तरह बेहतर है कि जब आप कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेते हैं उसके अंदर जब आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, फ्लेवोनॉइड्स आपको जब मिल जाते हैं, तो आपके जो है वो ब्रेन सेल्स जो है वो पॉलिश रहते हैं। जब वो पॉलिश रहेंगे तो उसके मतलब है कि आपको जो स्ट्रेस और एंजाइटी का जो आपका लेवल है वो एक तरह से जो है वो इससे कम हो सकता है। ओके, इसके साथ साथ अब सेकंड हम लोग मूव करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट है, जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिनको जो है वो हार्ट इश्यूज़ हैं, CVDs, जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम की मिकदार जो है वो कम है। अच्छा, इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ अगर आप ब्रिंजल ले रहे हैं, बैंगन ले रहे हैं, तो इसके अंदर आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 24 कैलोरीज, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, 24 कैलोरीज आपको मिलेंगे एक बैंगन से, और इसके साथ साथ आपको जो है वो 14 ग्राम्स जो है वो आपको कार्ब्स मिलते हैं। कार्ब्स जब आपकी बॉडी में जो है वो आप लिमिटेड है, फाइबर आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आपके लिए ये ऑब्वियसली डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। सोडियम जब इसके अंदर लिमिटेड है तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर के लिए पेशेंट्स के लिए भी जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जब इसके अंदर आ जाते हैं तो फिर आपके ये जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हार्ट हेल्थ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, BP के लोगों के लिए भी अच्छा है, डायबिटिक लोगों के लिए भी अच्छा है, कैंसर्स के लिए भी बहुत कैंसरस, एंटी कैंसरस भी इसमें कंपाउंड जैसे मौजूद हैं जो आपको कैंसर होने से भी बचाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको नहीं भी खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये फर्दर आगे इसके मूव करती हूँ। देखिए, बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि अब एनीमिक पेशेंट्स हैं, ठीक है, एनीमिक पेशेंट्स के लिए अगर आप इसको एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन के जो है वो एक अच्छी मिकदार में पाया जाता है, और विटामिन के जो है उसका काम ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड
क्लॉटिंग का मेथड है हाँ उसको जी। जो है वो कम करता है, ठीक ठीक है। है। जितने भी ब्लड क्लॉट्स हो रहे होते हैं, अब जिस तरह थैलेसीमिक पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको खून की बोतलें लग रही होती हैं। ट्रू। जब उनको बहुत ज़्यादा खून की बोतलें लग रही होती हैं तो उससे क्या होता है कि फिर उनकी जो बॉडी के अंदर जो वो क्लॉटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो फिर ये विटामिन के जो है रिच है, आपको वेजिटेबल मिल जाता है, विटामिन के रिच वेजिटेबल है, तो आपके लिए जो है वो ये थैलेसीमिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बात की जाए कि ये किन के लिए नहीं अच्छा, जिनको एनीमिक पेशेंट्स की जो एक स्टेज है जो कि बहुत आपके अगर हाई चली गई है, तो अगर आप इसका ज़्यादा इंटेक करेंगे, अगर आप एनीमिक हैं, तो ये आपके लिए जो है वो ड्रॉबैक इसके लिए हो सकता है। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग जो है वो ख़त्म होती रहेगी, तो आपके एनीमिक पेशेंट्स के लिए जो ये खतरनाक चीज़ हो सकती है। मतलब वो एक कंडीशन ऐसी होगी जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो तब इसका एक्सेस यूज जो है ना वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, वरना ये सबके लिए मॉडरेशन इज द की। अगर आप हर चीज़ मॉडरेशन में रह के लेंगे तो वो आपके लिए जो है वो हेल्थ बेनिफिट, वरना ये सबके लिए ही बहुत अच्छा है, हेल्दी रहने के लिए, डायबिटिक लोगों के लिए भी, बीपी के लोगों के लिए भी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए इतना अच्छा है, तो फिर और आपको क्या ही चाहिए। लेकिन हम इसको इतना इग्नोर क्यों करते हैं? हम इसको खाते नहीं है, घर में पकाते नहीं है, इतना बहुत रेयर। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कहते हैं चलो आलू बैंगन पका लो, और कुछ नहीं समझ आ रहा तो एग्जैक्टली क्योंकि ये थ्रू आउट द सीजन एक तो आपको मिलता है, और जो चीज़ आपको मुझे लगता है कि इजीली आपको मैसर होती है, आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल जो ज्यादा हमें अवेलेबल होती है ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इंसानों की तरह। और जिस तरह हमने बात की है कि हम पाकिस्तान में मोस्टली जो वो आलू बैंगन पकाते हैं या इसके पकोड़े बना लेते हैं, हालांकि इसके और भी बहुत सी ऐसी जो वो आप रेसिपीज जो है वो आप इससे, तो वो आप आज हमें बताएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा। और कुछ ऐसी रेसिपीज हैं जो इसको मैं इंटरलिंक करूंगी कि आपके जो है वो वेट लॉस के लिए कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चले वेट लॉस के लिए सबसे पहले बताएं, जो देखने वाले हैं वो इस बैंगन खा के वेट लॉस करें, और फिर हमें बताएं कैसा वेट लॉस हुआ है, किस तरह कर सकते हैं वेट लॉस। बिल्कुल, देखिए कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐसे जिसके अंदर आपको कार्ब्स जो हैं वो कम मिल रहे हैं, फाइबर आपको ज्यादा मिल रहा है, तो आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ओके। जब आपकी डाइजेशन प्रॉपरली होगी, आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है वो लॉस होने की तरफ आ जाता है। अब जब आपको कार्ब्स एक चीज़ से अच्छे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको फाइबर जो कंटेंट है वो गुड फाइबर कंटेंट आपको मिल रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फैट की एब्जॉर्प्शन है एक तो वो कम होगी, आपको भूख कम लगेगी, ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है रिड्यूस होने की तरफ आ जाएगा। ठीक है। और जब आप फाइबर अच्छे कंटेंट में ले रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको भूख जो है वो आपका कम आपको लगेगी। जब भूख ही कम लगेगी तो ऑब्वियसली फिर आपको क्रेविंग नहीं होगी, और आपका जो है वो वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो सकता है। ठीक है। अब रेसिपीज जो कि बहुत क्विक रेमेडीज हैं इसकी, जो हम इसको कर सकते हैं, आप बैंगन लें, उसके स्लाइसिस कर लें, स्लाइसिस करने के बाद इसको जो है वो आप बेक कर लें, बेक या फिर आप इसको जो है वो हल्का सा अपने फ्राई पैन के ऊपर ही अगर आप इसको रख के हल्का सा सौते कर लेती हैं, तो वो करने के बाद फिर आप उसके ऊपर जो है वो जो प्यूरी बनाते हैं हम लोग टमाटर की बनाते हैं, मिंट लीव्स डाल लेते हैं उसके अंदर, अच्छा। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लेते हैं, वो चटनी सी बन जाती है, वो बना के आप इसके ऊपर लगा के खाएंगे रोस्टेड के ऊपर, तो ये आपके लिए जो एक तरह से हेल्दी स्नैक भी है। वाह वाह। और आपको चूंकि पता है कि ये एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि हम लोग सैलेड के अंदर इसको ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आपके लंच टाइम के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं रिकमेंड करती हूँ कि जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो आप डे टाइम में कंज्यूम करें। हम अक्सर गलती ये कर रहे होते हैं कि हम लोग रात के टाइम पे रात को बनाते हैं ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, रात के टाइम पे जो है वो आइडियल, अगर आप अपना लाइफस्टाइल अगर आप अपने चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं कुछ, तो ज़रूर ये मॉडिफिकेशन करें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो आप अपने स्नैक टाइम टू, मतलब कि आपके जो शाम के 4-5 बजे का टाइम है उससे पहले आप कंज्यूम कर लें। क्योंकि जो फाइबर होता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर ऑटोमेटिकली जब आप फाइबर कंटेंट रात को ज़्यादा ले लेते हैं, फिर आप खा के सो जाते हैं, तो वो फिर आपके लिए जो है वो बॉडी में वेट गेन के लिए वेट गेन भी। और क्या रात को देर से ये बैंगन का सालन या बैंगन खाने से तेजाबियत हो सकती है मैदे में? बिल्कुल, इससे तेजाबियत भी हो सकती है आपको, क्योंकि हम लोग अक्सर रात में हमारी रूटीन इस तरह से होती है कि खा के हम लोग सो जाते हैं, हम लोग वॉक नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर आप वॉक कर लेते हैं तो फिर तो आपके लिए बेहतर है कि अगर आप रात को भी खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट्स ओके कि आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने रात को वॉक नहीं करनी है और आपने बैठे रहना है, तो उससे आपको जो वो ब्लड प्रेशर के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपका खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, फैट आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं जा रहा है, तो आपका जो है वो वेट जो है वो लेकिन किस तरह इसका कंज्यूम इसको किस तरह करना चाहिए? जिस तरह हम लोग ये आलू बैंगन बना रहे हैं, सालन बनाते हैं, उस तरह करना चाहिए, या जिस तरह हम भरता बना के भी खा रहे होते हैं उस तरह करना चाहिए? किस तरह इसका अच्छा यूज़ करना चाहिए जिससे हमें इसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे मिले? जाए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि हम लोग जो है वो इसको, जब हम लोग बैंगन आलू बनाते हैं तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं। जब हम ओवर कुक करते हैं, इसका जो छिलका होता है, सारी न्यूट्रिएंट्स, सारी अफादियत इसके छिलके के अंदर जो है वो छिलके के अंदर है। ओके, इसका मतलब है वो छिलका भी नहीं उतारना, छिलका भी नहीं उतारना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब आप उसको कुक करेंगे ना, हल्का सा पानी में डाल
के अगर आप उसको स्टीम कर लेंगे तो वो उसके बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, वो आपको ऐसे जितना फ्लेवर में नहीं डिस्टर्ब कर दे कि आपको जो है वो टेस्ट बर्ड्स आपके ख़राब हो। और जब इसका मेथड एक ये है कि जब आपने आलू बैंगन बनाने हैं, आप अच्छे से आलू को भून के पूरा सालन रेडी कर लें और फिर उसके बाद 15 मिनट जो है वो आप इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो दम पे जिस तरह हम रखते हैं, आप सिर्फ इसको उस तरह से रखें और फिर उसका पूरी के अंदर मिक्स कर लेंगी, तो उससे आपकी जो अफादियत है वो जो है वो कम नहीं होगी, बल्कि आपको मॉडरेशन के साथ जो है वो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल। और जो हम भरता बनाते हैं वो जी, तो भरता बेहतर है। इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है जो कि आपको पता है कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसके भरते की हम बात करते हैं, तो भरता जो है वो हम बनाते हैं, वो किस तरह से हम बनाएंगे, हम लोग इसको हल्का सा जो है वो ग्रिल कर लें। हाँ। जो आपने अपने वही करते हैं, स्टोव के ऊपर हम लोग करते रख के हैं। मीडियम लो टू मीडियम आप इसके आग रख के तो हीट पे आप जो है इसको बना लें और उसके ऊपर से हल्का सा जो छिलका है वो आप उतार लेंगे, क्योंकि वो आपको पता है कि ज्यादा ब्लैक हो जाता है, तो जो ब्लैक चीजें हो जाती हैं ज्यादा वो आपके लिए कैंसर जो है वो कॉज करती हैं। तो आप उसको वो उतार के फिर उसके बाद आप उसके अंदर टमाटर डाल सकते हैं, आप उसके अंदर मिंट्स डाल सकते हैं, आप उसके अंदर कोरिएंडर डाल सकते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी है। दही के अंदर आप कुछ भी डाल दें, बनाते हैं उसके अंदर आप सिर्फ जस्ट ये ऐड कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज, बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं एक चीज और रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप बैंगन बना रहे होते हैं तो आप इसके अंदर जो है वो कलंजी का जो इस्तेमाल वो बहुत करें, क्योंकि कलंजी आपको पता है कि जिस तरह हर बीमारी से जो है वो आपको शिफा देती है, ये आपकी किडनी के लिए बहुत बेहतर रहता है, आपके जो है वो इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो कलंजी के कुछ दाने जो हैं वो अगर आप अपने डेली अपने खानों के अंदर आप सालन के अंदर करी के अंदर ऐड करते हैं तो आपके लिए वो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, और दूसरे मेथरे भी तो डालते हैं ना इसके अंदर? जी बिल्कुल, मेथरे जो है मेथी के जो होते हैं सीड्स होते हैं, वो अगर हम लोग इसको ऐड करें, उसका एक तो ये मेथड भी होता है कि जब हम इसको बना रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हमने ऑयल के अंदर इसको जो है वो थोड़ा सा भुनना होता है, क्योंकि ये थोड़े से स्टिफ होते हैं। मेथरे के दाने, मेथरे के जो दाने होते हैं, हाँ, उसको आपने जो है वो ऑयल के अंदर थोड़ा सा भूनना होता है, क्योंकि वो थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं तो फिर वो आपसे चुबाए नहीं जाते, वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग करने में भी जो आपको मुश्किल होती है। तो इसको अगर आप ऑयल में करेंगे वो थोड़े से आपको पता है कि पक जाते हैं, तो फिर वो आपके लिए बेहतर हो जाते हैं। अब मेथरे के दाने के अंदर जो है वो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, जिस तरह फोलेट इसके अंदर पाया जाता है और इसके साथ आपको कैल्शियम भी इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपकी किडनी के लिए भी जो है वो एक तरह से बेनिफिशियल है, सेल मेम्ब्रेन्स को भी जो है वो आपको नरिश रखता है और आपकी जो ब्लड फ्लो और जो सर्कुलेशन है वो आपकी जो वो अच्छी होने लग जाती है अगर आप इस तरह से इसका जो है वो सालन बनाते हैं, एज कम्पेयर टू कि आप उसको बिल्कुल ही आपको पता है कि वो बिल्कुल मैश ही हम कर लेते हैं, तो वो आपके लिए जो थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाता है। तो मतलब ये जो रेसिपीज हमने आपको बताई हैं कि आपने किस तरह बैंगन बनाने हैं, उसमें आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथरे का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए जो उसकी अफादियत को इन्हांस करता है, ना कि ख़त्म कर देता है। अच्छा, दूसरा जिस तरह मैंने बात की थी कि उसके साथ साथ हम पालक पर भी बात करेंगे। आयरन रिच सोर्स है पालक, और यही इसी वजह से खाया जाता है कि आयरन की डिफिशिएंसी ना हो हमारी बॉडी के अंदर। वैसे भी ये मौसम भी ऐसा है, साग, पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाई जा रही हैं, तो क्या सिर्फ आयरन ही मौजूद है पालक के अंदर या और भी चीज़ें मौजूद है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं? विटामिन के इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, साथ साथ आपको जो है वो आयरन, फोलेट इसके साथ आपको बहुत अच्छा पाया जाता है, मैग्नीशियम इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, और आपको कहीं ना कहीं जो है वो जब हम इसको बना रहे होते हैं तो आपके इसमें जो आपको विटामिन सी की मिकदार भी जो मिल रही होती है। विटामिन सी के साथ बायोटिन आपको इसमें मिल रही होती है, जो कि आपको एज आपके लिए ब्यूटी विटामिन के तौर पर काम करता है। ब्यूटी विटामिन का काम ये होता है कि आपकी एक तो स्किन ग्लोइंग रखता है, आपको जो है वो एक तरह से आपके जो बाल हैं वो आपके लिए ठीक रहते हैं, आपके नेल्स जो है वो प्रॉपरली जो है वो फाइन रहते हैं। और आयरन की जिस तरह बात करी जाए तो ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो आयरन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। जब आयरन कंटेंट आप ज़्यादा ले रहे होते हैं तो एक तरह से आपके लिए इम्यून सिस्टम को जो भी वो बूस्ट करता है। आयरन आपके जो है ब्लड सेल्स को नरिश करने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ जो है वो आपके जो पालक और साग है इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो फाइबर कंटेंट जो है जब आपको ज़्यादा मिल जाता है तो फिर उसके लिए आपका जो वेट लॉस की जितनी भी रेसिपीज़ हैं, अब जिस तरह मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ कि पालक के जो है वो सैंडविच बना के खाएँ। पालक के सैंडविच? जी वो कैसे? जब आप सालन बनाते हैं पालक का सैंडविच बनाने के बाद जब आप उसको टोस्ट में डालते हैं, आपको तो जो टोस्टर होता है उसके अंदर जो है आप लगा के खाएंगे तो आपका एक तरह से वो बहुत ही जबरदस्त आपके लिए क्विक भी बन जाती है। बिल्कुल, ओके, दैट्स गुड। ये नया था आज मेरे लिए, ये भी ट्राई करके देखेंगे कि पालक का सैंडविच खाने में कैसा लगता है, मतलब उसको पूरा जिसमें सालन बनाते हैं वो बना के और वो करें। एग्जैक्टली, जिस तरह पालक की करी बनती है वो बनाने के बाद फिर आप इसको ब्रेड के अंदर लगा के आप इसको टोस्ट कर लेंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर देगा आपको। मतलब आप करती रहती हैं इसका? मैं खाते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन इसके अंदर हम जैसे पालक गोश्त बनाते हैं या मेरे ख्याल से पालक गोश्त ही बनता है, इसके अलावा नहीं पालक के अंदर कुछ हमने डाला हुआ, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर भी आयरन बहुत ज्यादा गोश्त के अंदर होता है, इसके अंदर भी पालक के अंदर भी आयरन बहुत ज्यादा होता है, तो क्या इसका ये कॉम्बिनेशन सही है?
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वो प्रोटीन भी एक तरह से हमें मिल जाती है। जब हम रेड मीट डाल देते हैं, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, कोई भी हम लोग डालते हैं तो रेड मीट की तरह के तौर पे कंसिडर होता है। और वो रेड मीट जो है वो हाई इन प्रोटीन भी होता है और हाई इन आपको जो है वो आयरन रिच भी देता है। तो जब आपको ज़्यादा आयरन मिल जाती है तो वो आपके लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बात की है कि आयरन के जो पेशेंट्स हैं, एनीमिक जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए जो है वो थोड़ा सा इसके लिए हो सकता है, क्योंकि उनको आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में जो अपनी बॉडी में नहीं चाहिए होती है, या विटामिन के जो है वो बहुत ज़्यादा उनको नहीं चाहिए होता है। तो अगर आप एनीमिक हैं तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा एक कंटेंट ले लें, या तो आप पालक का ले लें, या तो आप जो है वो आयरन अपनी प्रोटीन से, रेड मीट से ले लें। लेकिन डॉक्टर शर्मीन, जिस तरह हम उसको पका के, भून के पका रहे होते हैं पालक को, तो वो पकाना ठीक है हमारा, या उसकी भी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं जिस तरह हम बना रहे होते हैं उसका सालन? अगर हम इसकी करी बना के खाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग एशियन कंट्रीज हैं। इस तरह के आजकल की जो यूथ है उसकी बात की जाए तो वो एज अ सैलेड के अंदर जो है वो पालक को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बैक फॉरवर्ड जाएं, अगर वो नहीं, हम नहीं कर सकते। नहीं, हमारी जनरेशन जो है ना बिल्कुल भी नहीं, पालक जो है ना सैलेड में नहीं खाएगी, वो सालन ही बना के खाएगी, वैसे नहीं खाएगी। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर हम लोग जाते हैं ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वो आपको पालक ही दे रहे होते हैं। वो पालक ही दे रहे होते हैं। सबसे ज्यादा उनकी डिशेस के अंदर जो है पालक होती है, और वो बिल्कुल ही रॉ होती है। आप समझ लो कि हल्का सा उन्होंने बस आपको सोते करके दिया होता है, या ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लगा के दिया होता है, वो हमें बड़ा मजे का लग रहा होता है। तो यही चीज जब हमने घर में करनी होती है तो हम लोग जो है उसको नहीं हम नाक चढ़ा रहे होते हैं, ओह ये खाएंगे अब हम। एग्जैक्टली इसी तरह बैंगन के साथ भी है कि आप इसको क्रोसेंट्स के अंदर जो है वो लगा के अक्सर लोग जो है वो खा रहे होते हैं। अच्छा। और आप समझ लें कि जो पालक है वो भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिस तरह पोलो चिकन है। अब आपको पता है कि पोलो चिकन में पालक होती है। बिल्कुल ट्रू। अक्सर लोग कहते हैं यार ये मतलब ये कैसी रेसिपी के रेस्टोरेंट में जाके भी हम लोगों ने पालक ही खानी है, लेकिन वो इतना मजे का फ्लेवर होता है कि आप बहुत मजे का लगता है। इन्हीं फ्रूट्स और वेजिटेबल से बहुत सी मॉडर्न डिशेस भी जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन घर में नहीं, वैसी टेस्ट वाली घर में नहीं बनती ना, इसलिए फिर हम बाहर भागते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुकिंग कैसी है। बिल्कुल सही। तो पालक खाने का भी कोई वो टाइमिंग है या नहीं है? बिल्कुल, जिस तरह मैंने बात की है कि हम लोगों को जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हम लोगों को अपने लंच टाइम में जो है उसको कंज्यूम करना चाहिए। वो उसका मॉडरेशन रहता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सारी डे की एक्सरसाइजेज जो रूटीन्स हैं वो हम लोगों ने करनी होती हैं। अपने जितने भी वर्कआउट्स हैं या अपने जो भी काम है वो हम लोगों ने कर लेने होते हैं। रात को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ही अच्छा अपना मॉडरेशन में लेके जाना चाहते हैं तो सूप आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, स्टेक्स आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप अगर कीमे की टिक्की जो है वो बना के खा लेते हैं तो वो आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। सूप आपके पास जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है कि आप डिनर में लें। ठीक है। और देसी हाउस होल्ड में लेंटिल्स, दालें जो है वो भी अच्छी है। दाल चावल। अच्छा, दूसरा क्या कहा जाता है कि जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है वो पालक ना खाएं। बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? वो बिल्कुल ही ना खाएं या मॉडरेशन में रह के खा सकते हैं? जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं उनको ये भी कहा जाता है कि आपने जो है वो दालें भी नहीं खानी है, आपने चने भी नहीं खाने हैं, आपने पालक भी नहीं खानी है। फिर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट बन जाती है। तो उनके लिए हर चीज़, अगर मैं ये कहूँ अपने पेशेंट को जो मेरे सामने आके बैठा है उसको मैं कहूँ कि आपने ये भी नहीं खाना, आपने ये भी नहीं खाना, तो वो फेडअप हो जाएगा कि मैं क्या ऐसी चीज़ खाऊँ जिससे जो है वो मेरी लाइफ जो है। लेकिन वो कहते हैं उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल के जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए कि अगर आप उसको मॉडरेशन में रह के लेते हैं तो वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। वो बेनिफिशियल हो सकता है। बिल्कुल यूरिक एसिड के पेशेंट को हम लोग बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करा सकते। लेकिन आप उसको कंज्यूम जरूर करें। लेकिन वो हफ्ते में कितनी दफ़ा एक दफ़ा खाएं? बिल्कुल, तो वो बेहतर है उनके लिए। और मेरे ख्याल में पालक एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक तो मुश्किल भी होती है पकाने में, तो वो हफ्ते में एक दफ़ा ही बनती है। हफ्ते में एक दफ़ा ही बनती है, यहाँ फिर वो अच्छी खासी बन के स्टोर हो जाती है। और उसको फिर बना के मतलब निकाल के फ्रीजर से निकाल के, जिस तरह साग बनता है बार बार तो नहीं बना जाता। और दूसरी बात ये वाकई में कि हम लोग जिसको फ्रीज कर देते हैं ना, वो मेथड इसका बहुत ज्यादा खराब होता है। अच्छा, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और लीव्स आपको जितने भी फ्रेश मिलते हैं ना वो आपको फ्रेशली कंज्यूम करने चाहिए। ओके, मतलब इसको फ्रीज करके, जो हमारी माएँ हमारे घरों में जो होता है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना ये, एक तो साग बनाना, फिर पालक बनाना, फिर बार बार उनको बनाया नहीं जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि अच्छी क्वांटिटी में बना लें और उसको फ्रीज कर लें। लेकिन ये अब उनसे दरखास्त करनी पड़ेगी हमारी जितनी भी घर की औरतें हैं कि आप फ्रेशली बना के हमें खिलाया करें। इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं और ख़ासतौर पर स्टमक की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर शर्मीन यासीन मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है। डॉक्टर शर्मीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। हम आज बैंगन के हवाले से बात कर रहे थे, हमने आज कलौंजी, मेथरे और उसके साथ साथ पालक के हवाले से भी हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, नींद किसे नहीं प्यारी है, और वो भी अगर सर्दियों की नींद हो और ऐसी कि रातें लंबी होकर भी छोटी लगती हैं। और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सर्दियों में बिस्तर से निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, और रात से हटकर भी देखा जाए ना तो दिन में भी जब कभी भी सर्दी से बचने के लिए लिहाफ हम ओढ़ते हैं या उसमें बैठते हैं तो कुछ ही देर बाद हम नींद की आगोश में चले जाते हैं। हम 6 से 8 घंटे की बजाय दिन में मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे की नींद लेना शुरू कर देते हैं सर्दियों के अंदर। तो क्या ज़्यादा सोना हमारी सेहत के लिए कहीं नुकसानदेह तो नहीं बन जाता? क्योंकि जब हम ज़्यादा वक्त बिस्तर पर गुजारेंगे तो या तो हम ठीक से खाएंगे नहीं, और अगर खाएंगे नहीं तो मेरे ख्याल से ठीक से हज़म नहीं होता है अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं, और हमारा मैदे का सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को नींद के बिल्कुल ना आने के मर्ज़ का सामना है, जिसे जो है इंसोम्निया भी कहा जाता है, यानी उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है, या तो बिल्कुल नहीं आती है या रात के कुछ ऐसे पहर में आंख खुल जाती है तो बस चाहने के बावजूद भी नींद दोबारा से उन्हें नहीं आ रही होती है। इस पर भी आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे, आज के शो में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हमें आम तौर पर कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, और बढ़ती उम्र के साथ साथ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी नींद का साइकिल क्या होना चाहिए, यानी 10 से 20 साल या 20 से 30 साल की जो उम्र है उसमें नींद का साइकिल क्या होना चाहिए, 30 से 40 की ब्रैकेट, 40 से 50 की ब्रैकेट की उम्र में कितने घंटे की नींद से काम चल सकता है। क्योंकि हमें ये लगता है कि जिस तरह हमारी जो उम्र बढ़ती जा रही है, हमारी एज बढ़ती जा रही है, हमारी नींद का साइकिल कम होता जाता है। तो क्या ये हमारे लिए तशवीशनाक साबित हो सकता है? क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में डॉक्टर सरवर चौधरी मौजूद हैं, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और स्लीप फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, स्लीप एपनिया या कहा जाए कि स्लीप का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप अच्छे तरीके से नींद नहीं आती है, या तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा नींद आती है या फिर नहीं आती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या ज़्यादा नींद लेना भी नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए? इसको समझने के लिए हमें सर्काडियन रिदम के ऊपर गौर करना पड़ेगा। अच्छा। सर्काडियन रिदम बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर क्लॉक होता है, अच्छा। जो कि हमारी 24 आवर्स की जो वेक टाइम होता है और नींद को मॉनिटर करता है और उसको रेगुलेट करता है। और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ये सूरज की रोशनी के साथ इसका तल्लक होता है। तो जैसे ही हमें रोशनी पड़ती है आंखों में तो हमारे वो कोऑर्डिनेट होती है हमारी ब्रेन के अंदर जो स्पेशल सेल्स होते हैं। तो जब ये शाम का वक्त होता है, रात डलती है, तो उस वक्त हमारे ब्रेन में से मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि सिग्नल देता है बॉडी को काम डाउन होने के लिए, ताकि ये नींद का वक्त आया चाहता है, आप वाइंड डाउन हो जाएं, रिलैक्स करें। और उसके आम तौर पे जब सनसेट होता है उसके 2 से 3 घंटे नेचुरली आपको नींद आ जाती है। तो अगर आप बात करते हैं सर्दियों में जो है नींद का साइकिल कैसे होता है, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रोशनी भी कम होती है, उसका दुरानिया भी कम होता है, तो रिलेटिवली आपका जो मेलाटोनिन लेवल होता है वो ज़्यादा होता है और वो अर्लियर आ जाता है। फ़र्ज़ करें वो मेलाटोनिन आपका 8-9 बजे रात को पीक करना है गर्मियों में, सर्दियों में 5-6 बजे पीक करना शुरू हो जाता है, हमें जल्दी नींद आना शुरू हो तो जाती है। इस वजह से हमें जो है ना वो जल्दी नींद आ जाती है। बिल्कुल, इसमें एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये है कि आम तौर पर देखा गया है स्टडीज़ के अंदर कि सर्दियों के अंदर नींद का दुरानिया वैसे भी ज़्यादा हो जाता है। हाँ। उसकी मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं। जो मेन चीज़ है, एक तो आपका जो है मेलाटोनिन अर्ली रिलीज होता है, और क्योंकि आपकी जो सनलाइट के साथ हमारी आंख खुलने का जो अमल है वो सनलाइट के साथ है। ठीक है। जैसे सूरज की रोशनी चलती है या उससे पहले आपकी नेचुरली आपकी आंख खुलती है, क्योंकि रोशनी लेट आती है तो आपकी आंख लेट खुलती है। दूसरा सर्दी है, दिल नहीं करता हाफ कंबल में से निकलने के लिए, तो यू फील कंफर्टेबल, तो आप ना चाहते हुए भी थोड़ा सा ज़्यादा सो जाते हैं। तो ये आपकी इसकी जो मेजर जो है फैक्टर वो यही है कि आपका जो नाइट
का दौरान का लंबा होने की वजह से, सर्दी की वजह से आपको नींद अच्छी आती है और अच्छी यू आती है एंजॉय और ज़्यादा आती है। लेकिन क्या नींद ज़्यादा आना सर्दियों में हमारी डाइट के साथ भी रिलेट करता है कि हम इस तरह की डाइट भी ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेनटेन रहे, उसके साथ भी ताल्लुक़ है हमारी नींद का? जी बिल्कुल, इसका थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है। हम जो गर्मियों में खुराक इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट होती है जो सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों की खुराक के अंदर आम तौर पे पानी की तनासब कम होता है और गर्म ग़िज़ाएँ हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी को जो है ना फील कंफर्टेबल होती है, तो इससे भी आपको ज़्यादा नींद आ जाती है, सुकून वाली नींद आ जाती है। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन क्या ज़्यादा नींद आना भी बीमारी हो सकता है या उसके साइंस कह ले कि अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है ज़्यादा नींद आना? जी बिल्कुल, नींद के जो बीमारियां हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा नींद आना ये भी बीमारी है। अच्छा। और कम नींद आना जिसको इंसोम्निया आपने बताया, हाँ। वो भी बीमारी है। तो ज़्यादा नींद आने की जो वजूहात में एक तो कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनमें रिलेटिवली ज़्यादा नींद आती है, वो नॉर्मल है। इस तरह एल्डरली पॉपुलेशन जब 50-60 स्पेशली 60 साल से उम्र की उम्र में ज़्यादा लोगों में नींद ज़्यादा आती है, दैट्स अ फाइन टू। अब जो दरमियान वाले लोग हैं उनको तकरीबन ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आप 8, 9, 10 घंटे सोने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपको कोई चांस मिलता है तो आप उसी वक्त आपको नींद आ जाती है और स्पेशली दिन के वक्त थकावट रहती है, तो ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम की बात करें तो स्लीप एपनिया जो है ना, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एक आम बीमारी है जिसमें से हमारी आबादी का 10 से 15% लोगों को स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है। इसमें ये आम तौर पर ऐसे लोग जो कि मोटापे का शिकार हैं उनमें होता है। अच्छा। खराटे आते हैं, खराटों के साथ उनका सांस भी बंद होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली उनका जो दिमाग होता है वो कांस्टेंट लेवल के ऊपर नींद नहीं उनको आती। हाँ, हमारा चल रहा होता है, माइंड चल रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, आंखें बंद होती है और सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, वो रिलैक्स फीलिंग ही नहीं आती है। जी बिल्कुल, वो मुस्तकिल नींद आने की वजह से, ना आने की वजह से जब आप ऑक्सीजन कम होती है तो आपका ब्रेन उठता है, तो आपको वो कुछ पेशेंट हम देखते हैं कि घंटे में कोई 50 दफ़ा, 60 दफ़ा, 100 दफ़ा भी कई दफ़ा घंटे में उठ जाते हैं। उनको आमतौर पर पता भी नहीं होता, लेकिन उस इंटरप्टेड स्लीप की वजह से उनकी जो है ना नींद पूरा होने की जो स्टाइटी होती है, जो ख्वाहिश होती है, वो पूरी नहीं होती और दिमाग रिकवर नहीं कर पाता। आमतौर पर ऐसे मरीज ज़्यादा सोते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नींद पूरी नहीं होती क्योंकि उनकी क्वालिटी नहीं होती नींद के अंदर। तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है? ट्रीटमेंट इसका है कोई? जी बिल्कुल, जो स्लीप एपनिया एक काबिल इलाज बीमारी है। अच्छा। इसकी पहले तशखीस के लिए जो है ना, इसकी हर बंदे की सिम्टम एनालिसिस करते हैं कि उसकी सिम्टम्स किस किस्म की हैं। फिर उसकी स्लीप स्टडी होती है जो कि नींद का टेस्ट होता है। उसके अंदर हमें पता चलता है कि एक बंदे की नींद कितनी आ रही है, उसकी क्वालिटी कितनी है, कितनी दफ़ा वो घंटे में उठता है, उनकी ऑक्सीजन कितनी कम होती है, उनका सांस कितनी दफ़ा रुकता है। ये सारे पैरामीटर हम स्लीप स्टडी के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको सीवियर शदीद स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, उनमें सांस 30 या 30 से ज़्यादा दफ़ा घंटे में रुकता है, तो ऐसे पेशेंट्स को डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सही। ना सिर्फ अच्छी नींद लेने के लिए बल्कि ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो उन पेशेंट्स को हमने ट्रीट करना होता है ताकि उनको फ्यूचर के अंदर आप हार्ट अटैक और फालज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी बचाया जा सके। तो क्या ट्रीटमेंट, मतलब बहुत से लोग हैं ना, अगर उनको नींद सही नहीं आती है तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि अच्छा चले हम स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, खुद से ही स्लीपिंग पिल्स खाना शुरू कर देते हैं कि नींद अच्छी आए, कभी कभार खा ली कि भाई अच्छी नींद हो, सुबह हम लोग अच्छे तरीके से फ्रेश होकर उठें। तो क्या ये इसका इस्तेमाल स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करना चाहिए? जी, स्लीपिंग पिल जो है ना स्लीप एपनिया के अंदर तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये उसको मज़ीद ख़राब कर देती हैं। अच्छा। ये आपका स्लीप एपनिया उससे वर्स हो जाता है।
स्लीपिंग पिल आमतौर पे तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन ओवर द काउंटर पे भी कहीं ना कहीं हाँ जी वो मिल जाती हैं। हाँ। तो ऐसे पेशेंट जो कि मोटापे का शिकार हैं, जिनको खराटे आते हैं, जिनका सांस रुकता है, उनको तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स का सांस टोटली रुक जाता है, उनका दिल भी रुक जाता है, और जिनको आप कहते हैं रात के वक्त हार्ट अटैक हो गया है, तो सम ऑफ दोज पेशेंट्स उनको स्लीप एपनिया का सीवियर अटैक होता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये तो आप जो स्लीपिंग टैबलेट है, मोटापे के शिकार खराटे लेने वाले अफराद, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपके डॉक्टर उसको इंटेंशनली एडवाइस करे। स्लीप नहीं आती, जैसे इंसोमनिया के पेशेंट्स हैं, दबाव का ज़हनी इश्यूज़ हैं, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ, उसमें हम कुछ दिनों के लिए स्लीपिंग टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन अगेन ये स्लीपिंग टैबलेट ये सीरियस प्रॉब्लम हो जाती हैं, खुद से नहीं करनी चाहिए। आप डॉक्टर की एडवाइस लें। अगर वो कहता है कि आपको इंसोमनिया का प्रॉब्लम है और आप स्लीपिंग टैबलेट ले सकते हैं उसको करेक्ट करने के लिए कुछ दिन के लिए या 1-2 हफ्ते के लिए, तो वो ठीक है। लॉन्ग टर्म स्लीपिंग पिल इफेक्टिव नहीं होती। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग इससे एडिक्ट हो जाते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, फिर उनको स्लीपिंग पिल खाए बगैर नींद नहीं आती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए हम इसको एडवाइस नहीं करते लॉन्ग टर्म कि इसकी बॉडी डिपेंडेंस हो जाती है, इसके बगैर आपको नींद आएगी नहीं। नेचुरल प्रोसेस जो होता है नींद का वो आता ही नहीं है फिर। जी बिल्कुल, वो नॉर्मल जो नींद आनी थी उनको स्लीपिंग टैबलेट के साथ वही आ रही है, उनको एक्स्ट्रा नींद नहीं मिलती स्लीपिंग टैबलेट से ही ना भाई, लेकिन उसके बगैर बाद में उनको नींद आती नहीं है। तो यू गेट एडिक्टेड टू समथिंग जो कि आपको जरूरत नहीं थी, और अब उसके साथ आपको चलना पड़ता है। अब सारी जिंदगी फिर आपको स्लीपिंग पिल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो लोग खराटे लेते हैं, क्या ये भी एक बीमारी है, नींद में खराटे लेना भी? खराटे जो है ना कि बहुत कॉमन सिम्टम है। अच्छा। खराटे आम तौर पे बेसिकली जब आपका सांस पार्शली तौर पर रुकता है, आपकी ज़बान आपके गले को ब्लॉक करती है, तो हम सांस लेते हैं तो वो वाइब्रेट करती है, हिलती है। अच्छा। जिसकी वजह से खराटों की आवाज़ निकलती है। ज़बान और तालू के वाइब्रेशन की वजह से खराटे आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये सोचा जाता है कि जो बंदा ज़्यादा खराटे ले रहा है ना, वो आज बहुत ही थक गया है, बहुत ही टायर्ड है उसकी बॉडी, इस वजह से वो खराटे ले रहा है, और यहाँ पे वो बहुत गहरी नींद के अंदर है। जी बिल्कुल, ये दोनों फैक्टर ही हैं। अच्छा। आपको गहरी नींद के अंदर भी ज़्यादा खराटे आते हैं, और आप थकावट हो जाए तो उसमें आपको नींद गहरी आती है तो फिर भी आपको ज़्यादा खराटे आते हैं। 40 to 50% पीपल जो है ना, 40 to 50% लोगों को खराटे वक्तन फ़वक्तन आते हैं। तो वक्तन फ़वक्तन खराटे आना एक बीमारी नहीं है इटसेल्फ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको जब भी सोते हैं उनको खराटे आते हैं, हाँ। और स्पेशली वो पेशेंट जिनका बीच में सांस रुक जाता है, वो झटके से उठते हैं, जब सुबह उठते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो फ्रेश महसूस नहीं करते, और दिन के वक्त भी उनको नींद रहती है। तो ऐसे मरीज होते हैं जिनको स्लीप एपनिया की ये प्रॉब्लम सिम्टम है। लेकिन ये खराटों का जो प्रॉब्लम है ये बेहतर किया जा सकता है, बिकॉज कुछ लोगों को आदत होती है रोज ही खराटे लेना, कुछ लोगों को होता है कि बहुत टायर्ड होते हैं तब लेते हैं, लेकिन जो रोज खराटे लेते हैं उनकी वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो क्या ये इसको बेहतर किया जा सकता है खराटों को? जी बिल्कुल, खराटों को बेहतर किया जा सकता है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स को हमने देखना होता है। अच्छा। किस वजह से खराटे आ रहे हैं। अच्छा। फ़र्ज़ करें आम तौर पर जैसे बच्चों के अंदर टॉन्सिल्स अगर बड़े हुए हों, उसकी इन्फ्लेमेशन हो, एडिनॉइड्स बड़े हुए हों, तो उन वजह से उनको खराटे आते हैं। अच्छा, अगर उनको रिकरेंट टॉन्सिल इन्फेक्शंस भी हो रही हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हम बच्चों के अंदर टॉन्सिलेक्टमी या टॉन्सिल रिमूव करने का एडवाइस करते हैं, तो उनका ठीक हो जाते हैं। अगर बड़ों की बात करें, बड़ों के अंदर आम तौर पे मोटापे का लोग शिकार होते हैं जिनको ज़्यादा खराटे आते हैं। तो अगर हम वज़न लूज़ करेंगे तो आपके खराटे बेहतर हो जाते हैं उससे। तो वो, और ना सिर्फ आपको खराटों से निजात मिलेगी बल्कि आपकी यू विल लुक गुड, आप हैंडसम भी होंगे, आपकी जनरल हेल्थ भी बेहतर होगी। तो ये एक और एक लिहाज से अच्छी बात है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको नाक के प्रॉब्लम्स होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, नाक की एलर्जी है, पॉलिप्स है, नाक बंद हो जाए, उनमें भी खराटे ज़्यादा आते हैं। तो हम उसको ट्रीट करके बड़ी आसानी से खराटों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ डिवाइसेस होते हैं जो नाक में लगाते हैं या मुंह के अंदर लगाते हैं, उससे भी खराटों को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन कि उस पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सजेस्ट करते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट है। सिर्फ स्नोरिंग के लिए एडवाइस्ड है। जी मतलब ये कोई डिजीज नहीं है, ये
कंडीशन हो सकती है, इसके बैक पे कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसकी वजह से आप खराटे ले रहे होंगे, तो ये आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मैनेजेबल है ये कंडीशन। अच्छा, दूसरा बहुत से लोग हैं, वो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और बुजुर्ग भी होते हैं, उनकी आदत बन जाती है दांत चबाते हैं, अब टीथ क्रशिंग करते हैं, रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा करते हैं, वो भी क्या कोई बीमारी हो सकती है या उसका क्या इलाज हो सकता है? यस, यू नो, ये भी एक बीमारी है, इसका नाम ब्रक्सिज्म है। ब्रक्सिज्म? जी, ब्रक्सिज्म। तो इसके अंदर जो है ना, वो जो हमारे जो मसल्स हैं मैस्टिकेशंस के, जो हम स्वॉलो में इस्तेमाल करते हैं, उनका स्पैज़म आता है, कड़ाव आता है, जिससे वो आपके वो दांत चबाते हैं। ये बच्चों में ज़्यादा होता है और आम तौर पे बच्चे जो रिकवर कर जाते हैं, जैसे वो टीनेज में आते हैं, ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में बड़े होते भी रहता है, कुछ लोगों में बड़े होके भी रहता है, और सिर्फ ये ब्रक्सिज्म ही होता है, सिर्फ उनको दांत पीसने वाला ही प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर ये स्लीप एपनिया के साथ से एसोसिएटेड होता है। तो इसके अंदर हम इसका जो डायग्नोसिस होता है वो एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, दूसरा ऐसे पेशेंट के अंदर हम आम तौर पे स्लीप स्टडी भी करते हैं कि उनको स्लीप एपनिया तो नहीं है। अच्छा। अगर स्लीप एपनिया है, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो ब्रक्सिज्म आपका जो दांत पीसने वाला अमल भी खत्म हो जाता है। ये ना सिर्फ आपकी जो ना स्लीप को मुतासर कर रहा है, बल्कि आपकी जो डेंटल दांतों की हाइजीन है, हेल्थ, उसको डिस्टर्ब करता है। आपकी जो एनेमल होता है वो ख़त्म हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाती हैं, एब्सेस बन जाते हैं, तो वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। अगर स्लीप एपनिया की वजह से नहीं है, किसी और वजह से है, फिर उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है? तो इसमें जो कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि हम एडवाइस करते हैं, जो मसल्स को रिलैक्स करती हैं और ब्रक्सिज्म को हेल्प करती हैं। अगर उसके कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका अगर डैमेज ज़्यादा हो गया तो माउथ गार्ड मिलते हैं, जो कि हम दांतों के दरमियान में रख देते हैं, ताकि एटलीस्ट जो डेंटल डैमेज हो रहा है वो ना हो, और जो उसकी जो साउंड भी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अच्छा। तो हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं। हर चीज़ का इलाज है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती ना उसकी, इसलिए हमें लगता है कि नहीं जनाब ये तो मैनेजेबल नहीं है या इसका कोई इलाज ही मौजूद नहीं है। अच्छा, खराटों की बात कर लिया हमने दांत क्रश करने की बात कर ली है। जिस तरह मैंने बात की डॉक्टर साहब, जो 40 से 50 साल की उम्र के लोग हैं, 50 से 60 साल की, उनका स्लीप साइकिल मैक्सिमम एक दिन में कितना होना चाहिए? 7 to 8 आवर्स। लेकिन वो कम हो जाती है उनकी नींद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको 5 से 6 घंटे की नींद भी उनके लिए काफ़ी होती है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग होते हैं उनको 9 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, उसके बगैर वो फ्रेश ही नहीं होते। उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल वेरिएशन है। आ जाता है ना, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी आ जाती है। करेक्ट। तो अगर किसी इंसान को जो नींद है उसकी 5 घंटे या 10 घंटे, उसमें वो ठीक है, उसकी डेली एक्टिविटीज उसकी इफेक्ट नहीं हो रही, तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं है उससे, वी हैप्पी विद दैट। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे प्रॉब्लम हो रही है, आपको दूसरे प्रॉब्लम्स का सामना है, तो वो एक इशू हो सकता है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और वो जो ट्रीटेबल है, ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि शायद आप उसको छुपा के रखें या घर पे बैठे रहें और टेंशन में रहें कि शायद ये ट्रीटेबल नहीं है। हर चीज़ का इलाज मुमकिन है, बस ये है कि आप उसको बर वक्त पकड़ लें, उसकी तशखीस कर लें। हमारे साथ डॉक्टर सरवर चौधरी मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बड़ी अच्छी डिस्कशन रही है हमारी स्लीप एपनिया के हवाले से, इंसोम्निया के हवाले से, अब अपने स्लीप साइकिल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और फिर हमारे यहाँ सर्दियों की ग़िज़ाओं पर काफ़ी एहतमाम भी किया जाता है, और ख़ास तौर पर जनाब मछली का इस्तेमाल बढ़ जाता है हमारे यहाँ, और मछली को मुख्तलिफ़ अंदाज में पकाया जाता है, बनाया जाता है। बेसन वाली मछली, मसाला लगाकर फ्राई करने वाली मछली बनाई जाती है घरों में यूजुअली। कुछ के नज़दीक बेक्ड की हुई मछली ज़्यादा ग़िज़ाई अफादियत रखती है, और कुछ के नज़दीक सालन खाना ज़्यादा मुफीद होता है, और कुछ के नज़दीक मछली खाना इतना ज़बरदस्त है कि बाकी सब खाने सर्दियों में फिर पसे पुश डाल दिए जाते हैं, और बस आपका दिन में जब भी दिल चाहता है जनाब आप फिर मछली ही खाते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हर चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल होना भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आज हम इस सेगमेंट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें
कितनी मछली खानी चाहिए एक दिन में, कौन सी खानी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग बेचारे मछली लेते वक्त रोहू की पहचान में लगे रहते हैं और कुछ गलत ख़रीद कर घर ले जाते हैं, तो बेगम से 2-4 बातें फिर उन्हें ना सुननी पड़ सकती है। तो इसलिए आज हम आपकी ये तमाम तर कन्फ्यूजन को हल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी मछली की जो इकसाम है वो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है, कौन सी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए और किन लोगों को ज़्यादा खानी चाहिए, किन लोगों को नहीं खानी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। इनसे अच्छा और कौन बता सकता है, क्योंकि जिम ट्रेनर्स भी जो जिम लोग जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मछली खाते हैं। तो इनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, मछली का सीज़न है और मछली इस वक्त उरूज पर है तो किस तरह की मछली खानी चाहिए, कौन सी इकसाम उसकी ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, सबसे पहले तो देखिए मछली का जिक्र जो है ना कुरान पाक में है, तौरात में है, इंजील में है, ज़बूर में है, यानी चारों बुक्स में ये हुक्म है कि मछली खानी चाहिए। हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मछली अगर चारों बुक्स में, जो हमारी बुक्स है इनमें अगर मेंशन किया गया है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ओके, ठीक अच्छा, है। साइड इफ़ेक्ट तब होता है जब हमारे पकाने में गड़बड़ होती है, पकाने के तरीक़ेकार में गड़बड़ होती है, उसकी क्वांटिटी में जो हम जैसे खाते हैं उसमें गड़बड़ होती है। अच्छा, मछली खानी कौन सी चाहिए? हाँ जी। देखिए, मछली में सबसे अच्छी मछली जो है वो सैल्मन है। ओके। और उसके बाद ट्यूना है, फिर उसके बाद मतलब बैक्टी है, फिर रेड स्नाइपर है, फिर उसके बाद आप सिंपली मार्केट में जो रोहू मछली मिलती है आप वो भी खा सकते हैं। चिड़ा मछली है, रोहू है, सिंघाड़ा भी है कुछ, सिंघाड़ा भी है, बिल्कुल। अच्छा, ये जितनी भी मछली है ना, ये सभी की सभी फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, मछली सारी ही खानी चाहिए, सारी ही फायदेमंद है। आप कोई भी मछली खा लें, किसी एक के ऊपर स्टैंप न लगा दें हम लोग कि ये ज्यादा अच्छी है। एग्जैक्टली हाँ, जो चीज़ अहम है देखने वाली ये है कि मछली आप दरियाई खा रहे हैं, समुद्री खा रहे हैं या फार्मी खा रहे हैं। ये भी होता है? ये भी होता है। देखिए, जैसे हम चिकन खाते हैं ब्रॉयलर, ठीक है, वो उसको खुद अपनी फीड दे के हम उसको मतलब ग्रो करते हैं। तो सेम इसी तरह जो फार्म के अंदर मछली बनती है वो उसको हम आर्टिफिशियल खुद डाइट जो देते हैं, खुराक देते हैं, उसके ऊपर वो पलती है। ओके। अब वो जो वाटर होता है, चूंकि वो ठहरा हुआ वाटर होता है, उस वाटर के अंदर वो फुजला भी खारिज करती हैं, अपना गंद भी उसी पानी में डालती हैं। तो वो मछली जो है ना, जब हम पकाते हैं ना तो उसके असरात मछली के अंदर भी होते हैं और उस मछली की लाइफ बहुत कम होती है। अच्छा। यानी उसको या तो आप फौरी लाकर फौरी पका लें, लेकिन अगर आप उसका वेट करेंगे, कुछ दिन बाद खाएंगे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। अच्छा, ठीक है। देखिए, दरियाई मछली जो है, दरिया का पानी जो है चलता पानी है, चलता पानी पाक होता है, उसके अंदर जो भी उसका गंदमंद होता है वो सारा निकल जाता है। हाँ। सेकेंडली, नेचुरल पानी में मिनरल्स होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो उसकी जो अफादियत है सबसे ज़्यादा जो है वो दरियाई मछली में है और फिर उसके बाद समुद्री मछली में, हाँ। समुद्री मछली में आ जाती और उसके बाद फिर फार्म में आ जाती है मछली। और आप कोशिश करें दरियाई मछली, चूँकि दरियाओं में पानी नहीं है, मछली बहुत कम बनती है, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम फार्मी मछली जो है खानी पड़ती तो है। खा लें फिर फार्मी मछली, खा लें, लेकिन उसको ये है कि बहुत ज़्यादा आप उसको फ्रोज़न ना करें। अच्छा। उसको फ्रीज़ ना करें, ठीक है। उसको लाकर फौरी पका लें। और मछली की जो खाने का तरीका जो है, पकाने का तरीका, आपका क्वेश्चन वो डिपेंड वो करता है ना कि कितनी इफादियत हमें लेनी है उसमें से, नहीं लेनी है। तो अब क्या करें, फ्राई भी खाते हैं हम लोग, बेसन वाली भी खाते हैं, बेक्ड भी खाते हैं, क्या करें फिर, कैसे खाएं? अच्छा, देखिए, मछली जो है ना, खुदारा इसको बेसन लगा के खाना बंद करें। इतनी मजे की लगती है हाफिज़ साहब। मैं इसलिए तो मना कर रहा हूँ मैं कि मजे की ना लगे। देखिए, धोखा हमेशा खूबसूरत ही होता है ऐसी बात नहीं है। अगर आपको फ्राई मछली ही खानी है तो वीक में 1 टाइम आप फ्राई खा सकते हैं, लेकिन वो आपको ओवरवेटेड करेगी, आपका वेट उससे ज़्यादा बढ़ने का डर होता है। अच्छा, फ़िश जो है वो आप बेक खा सकते हैं, ग्रिल खा सकते हैं, ठीक है। और उसको बहुत ज़्यादा मसाले जात से बचाएं फ़िश को। अच्छा, तो फिर क्या उसके ऊपर लगा के खाएं जो बड़ी अच्छी हो हमारे लिए और टेस्ट में भी मज़ा आए, जिस तरह बेसन वाला खाने का मज़ा आता है? अच्छा, देखिए, एक मेथरे पाउडर मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल। मस्टर्ड पाउडर मिलता है। हाँ जी। ये सरसों पाउडर जो होता है, जी, 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 ये चीज़ें जिसे हम जो मेथी के सूखी मेथी होती है, हाँ जी। ये चीज़ें मछली के ऊपर लगा के खा के देखें, सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक बनेगी। अच्छा। और ये एक मुकम्मल हेल्दी डाइट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसके अंदर है। और मछली की फ़वाइद देखें, इसमें दुनिया की तमाम बीमारियों का इलाज मछली में रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी जो अल्लाह ताला ने बनाई है, सर से लेके पाँव तक, इसकी सबसे अच्छी मेडिसिन क्या है? मछली है।
और मछली में अल्लाह ताला ने देखे फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इसमें फिर विटामिन डी है, इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें अल्लाह ताला ने डाली हैं और हम उन चीज़ों को सिर्फ ख़राब क्यों कर लेते हैं, किल क्यों कर देते हैं, सिर्फ ओवर कुक करने की वजह से, फ्राइड करने की वजह से। देखिए मछली में गड़बड़ नहीं है, हमारे तरीके में गड़बड़ तरीके में। तो अगर हमारा तरीका अच्छा है, ठीक हो जाएगा। देखिए मछली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी में जो ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, जिसमें आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है या डायबिटिक है, शुगर पेशेंट के लिए भी मछली अच्छी है। अच्छा ठीक है। एक मिथ बनी हुई है, लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर पेशेंट जो है वो मछली नहीं खा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं गर्म होती है ये। देखिए हमारी सोच गर्म होती है, मछली गर्म या ठंडी नहीं होती। दुनिया की कोई भी चीज़ मछली मतलब कोई भी खाना गर्म या उसकी तासीर गर्म या ठंडी नहीं होती है। नहीं होती। सही। अच्छा देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लेकिन हम लोग मछली सिर्फ सर्दियों में ही खाते हैं ना, हम लोग गर्मियों में तो नहीं खाते। हम लोग ये कहते हैं कि इसकी तासीर गर्म है तो गर्मियों में नहीं खानी है। अच्छा, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि गर्मी हो या सर्दी हो, हफ्ते में 2 मरतबा आपको फिश एटलीस्ट खानी चाहिए, यानी 2 से 3 दफा हो सकती है। लेकिन गर्मियों में तो आती भी नहीं है ना। अच्छा क्या आती है? नहीं, गर्मियों में फिश आती है। देखिए जो उसका ब्रीडिंग के मंथ होते हैं ना, उसमें नहीं खानी चाहिए। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा वो पीक की गर्मी के जो दिन होते हैं ना, उसमें वो ब्रीडिंग भी होती है, जी जी, तो वो आप ना खाएं। ओके। अदरवाइज आप पूरा साल फिश खाएं। फिश खा सकते हैं। किसी बुक में, किसी किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन कितनी खा सकते हैं? क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। देखिए क्वांटिटी जो है वो एक टाइम में अगर आपने खानी है तो 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक आप खा लें। वो कितनी बन जाएगी हमारे पाव? एक पाव बन जाएगी। एक पाव का जो पीस है, फिश फिले जो है, वो तकरीबन 250 ग्राम का होता है। तो अगर आपने बहुत ओवर ईटिंग करनी है तो 2 फिले खा लें। अच्छा, तो वो 500 ग्राम की हो जाएगी। लेकिन फिश अगर आप बेक खाएंगे, ग्रिल खाएंगे, तो बहुत बहुत फायदेमंद है। बहुत लजीज भी बनेगी और फायदेमंद भी है, और रोज खा सकते हैं आप अगर ग्रिल बेक ये खानी है। अच्छा, वीक में 3 टाइम तो एटलीस्ट आप खा सकते हैं। 3 टाइम्स, ओके। 3 टाइम वीक में आप खा सकते हैं। दूसरा ये है कि देखिए फिश में सबसे बड़ी, जो लोगों को जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, जिनके पट्टे वीक हो गए हुए हैं, उनके लिए जो एथलीट हैं या नहीं एथलीट, उनके लिए बहुत शानदार चीज़ है ये, फिश खानी चाहिए। और दूसरा हाफिज साहब, कहा जाता है जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनको नहीं खिलाई जाती है फिश। वही फिर गर्म और ठंडी तासीर वाली, मेरे ख्याल से इसमें भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या उनके लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं फ़ायदेमंद? प्रेग्नेंट औरतों के लिए असल में गर्म ठंडी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसमें ये होता है कि फ़िश जिस पानी में पली बड़ी होती है ना, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अच्छा, अगर उन्होंने खानी भी है तो बहुत थोड़ी मिकदार में, ताकि खुदा न खास्ता अगर साइड इफ़ेक्ट होना भी है तो वो उससे बच सके, रिस्क फैक्टर कम हो सके। एक ये है कि छोटे बच्चे जो हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो फाइट कर सकें किसी भी बैक्टीरिया से। ठीक है। तो उससे भी बेहतर है कि उनके लिए और प्रेग्नेंट औरतों के लिए फ़िश जो है वो ना खाएं तो बेहतर है। ओके, ना खाएं तो बेहतर है। अगर खानी हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके थोड़ी बहुत खा सकती हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे लोग हैं जिनको नहीं खानी चाहिए, या बाकी सबके लिए अच्छा है? फिश की सबसे बड़ी अफादियत ये है कि कैंसर पेशेंट भी फिश खा सकते हैं। कैंसर, बीपी के, कोलेस्ट्रॉल के, किसी भी तरह के, डायबिटिक, सब खा सकते हैं। डायबिटिक हैं आप, कैंसर पेशेंट है, दिल के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है। और आपको पता है हार्ट पेशेंट को तो ज़रूर खानी चाहिए फिश। अच्छा, वाह। और फिश को अगर आप शोरबे वाली बनाकर खाएं ना, तो उसका सूप जो है वो आपके टीथ के लिए, दांतों के लिए, गम्स के लिए। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो फिश के जो सिरे होते हैं उसका सूप भी पीते हैं। आपको पता है उसके जो सिरे हैं उसका फायदा क्या है? आपकी आईसाइट जो है, आपकी नज़र तेज करती है। अच्छा, यानी आपकी आंख के पीछे ये जो रोशनी है ना, इसको तेज करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और दूसरा ये है कि देखिए आपके हेयर के लिए, नेल के लिए, स्किन के लिए फिश इतनी ज़बरदस्त है, इसका मतलब कोई नेमल बदल नहीं है। फिश का अल्टरनेट कोई नहीं है। आप फिश 500 रुपए वाली खा लें, आप फिश 5000 वाली खा लें, एक ही बात है। ये उसके पीछे ना भागे कि हमने सालमन ही खानी है, हमने कोई और नहीं खानी है। तो आप फिश खाएं, लेकिन उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखें और तरीकाकार जो आपने रेसिपी बनानी है उसका ख्याल रखना है। लेकिन एक और बात जो बहुत ज़्यादा हमें भी बुरी नहीं, मिथ समझी जाती है कि फिश के बाद आपने दूध नहीं पीना है, वो आपको वो फुलबेरी हो जाती है।
अच्छा, इस तरह का भी ये- कुछ है ये प्रॉब्लम? ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में ही है, ये कहीं भी नहीं है। तो प्लीज़ खुदारा इन चीज़ों से बाहर आ जाएं। अब नहीं, हम- लेकिन हाफिज साहब कहते हैं कोई एक ऐसी किस्म है मछली की जिसके बाद हो जाती है। वो पाकिस्तान में आज तक ना आई है ना आनी है। आप इस बात पे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएं कि वो दुनिया में है, लेकिन वो दुनिया में भी कुछ कंट्रीज में है। अच्छा। और पाकिस्तान में तो उसका नामो निशान भी नहीं है। अच्छा, ये आप फिश खाकर दूध पिए, खुदा ना खास्ता कुछ हो तो जस्ट गिव मी कॉल प्लीज़, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मिथ बनी हुई है, अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी कोई हकीकत नहीं है, मेडिकली कोई हकीकत नहीं है इस बात लेकिन की। आइडियली वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो पीना चाहिए दूध फिश के बाद की जरूरत ही नहीं है हमें, नहीं, क्यों अगर पीना आप- ही है? जैसे आप नॉर्मली पीते हैं वैसे पिए आप। मतलब पर्पजली के फिश खा लिया तो दूध पीना है, ये तो नहीं ना होता। बहुत से लोग हैं ना चेक भी कर रहे होंगे, चले फिश खा के देखते हैं होती है कि नहीं, हो गई तो फिर क्या करेंगे? हमारी माएँ जो है ना, हमारी माएँ जो है ना, वो क्या करती थी, हूँ दूध में ना पत्ती डाल के पीनी है। हाँ एग्जैक्टली, खाली दूध नहीं पीना, उसमें पत्ती थोड़ी सी हल्की फुल्की पत्ती डाल दो, अच्छा, दूध वो- पत्ती पी लो। वो इनोसेंट लोग थे, माशाल्लाह इनोसेंट लोग हैं, उनको ऑब्वियसली खैर हमारा नॉलेज उन जैसा नहीं हो सकता। हाँ लेकिन जी। देखिए आज मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर जी गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हर बंदा जो है ना, मतलब पढ़ा लिखा है और माशाल्लाह हर बंदे को शऊर है। तो आप ये मिथ बनी हुई है, ठीक है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो प्लीज़ आप अगर दूध पीना चाहें तो पी सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि फिश घर में बना के खाएं या बाहर से जो मिलती है, ग्रिल फिश भी मिल जाती है बाहर से, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बेक्ड भी मिल जाती है, वो मिल जाती है, वो भी खा सकते हैं या घर में ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखिए फ़िश पकाने में जो इख्तलाफ है वो मसाला जात हाँ। और ऑयल से है। अच्छा, अगर ठीक है। ऑयल अच्छा है, वो घर का है या बाहर का है, आप खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन घर में खाएं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि आपने उसको देसी घी डाला है, थोड़ा बहुत आपने उस हिसाब से आप पका कर खाएं तो वो बहुत अच्छा है। वो ज़्यादा अच्छा अगर है। बाहर से खाएंगे तो थोड़ा आपको पता है, Risky हो जाता है ना थोड़ा सा, हाँ। यस। अच्छा, दूसरा जिम जाने वाले जो लोग हैं, वो हजरात हैं, आपसे रिलेटेड जो लोग हैं, अब वो कह रहे होंगे उनको बिठाया हुआ है फिटनेस ट्रेनर को और हमारे बारे में पूछ ही नहीं रही है, तो उनके लिए मछली खाना कितनी अच्छी और कौन सी खानी चाहिए? उन्हें भी कोई भी खा लेनी चाहिए मछली? मैं वैसे पर्सनली रेड स्नाइपर जो है ना उसको पसंद करता हूँ। अच्छा, खुद आप रेड स्नाइपर खाते हो और हमें आप कह रहे हैं कुछ भी खा ले? हाँ हाँ, मैं सभी के मैं तो सभी को वो एडवाइस करूँगा जो सब खा सकते अच्छा, हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि पट्ठों को जब तक मजबूती नहीं होगी, हड्डियों का दर्द ख़त्म नहीं होगा, फिश खाने से एथलीट जो हैं उनको इंजरी नहीं होती, क्योंकि उनके पट्ठे मजबूत होते हैं। ओके। ठीक है। और अगर आप डेफिनेशन पे हैं, अगर आप बॉडी को स्लिम फिट करना चाहते हैं, वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो फिश से अच्छा कोई टॉनिक नहीं और है। वो रोज खा सकते हैं? हफ्ते में 3 मरतबा। हफ्ते में 3 मरतबा वो भी, और एक जो नॉर्मल बंदा है हमारे जैसा वो भी हफ्ते में 3 मरतबा ही खाए तो वो ज़्यादा सूटेबल है उनके लिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए बेहतरीन है फिश का इंटेक करना। हमारे साथ हाफिज खालिद मलिक साहब मौजूद थे, फिश के हवाले से हम बात कर रहे थे। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है मछली के हवाले से, कितनी खानी चाहिए, कौन सी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, तमाम तर डिटेल्स में हमने इस पर बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, इसी नोट पर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।